नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, फरीदाबाद 2 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जन उत्थान रैली में शामिल होंगे, रैली को संबोधित करेंगे। हरियाणा में बीजेपी की सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं और उसी उपलक्ष्य में इस रैली का अमित शाह फरीदाबाद के दौरे पर रहने वाले हैं। बीजेपी सरकार के 8 साल पूरे होने पर एक रैली का आयोजन किया जा रहा है, उसको भी संबोधित करेंगे और इसके अलावा कई सौगातें भी हरियाणा की जनता को देंगी। एक रिपोर्ट आप देखिए। मनोहर सरकार के 8 साल पूरे हुए तो सीएम मनोहर लाल ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई और अब एक दिन बाद एक रैली का आयोजन भी किया जा रहा है। फरीदाबाद में जन उत्थान रैली के लिए सेक्टर 12 स्थित मैदान में मंच तैयार है। औद्योगिक नगरी में अमित शाह की रैली काफी अहम है। रैली मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की विशेष उपस्थिति में आयोजित होगी। इस रैली के माध्यम से गृह मंत्री हरियाणा प्रदेश को 6,629 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं की सौगात देंगे। इनमें सबसे बड़ी 5,618 करोड़ रुपए की लागत वाली हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना है, जिसका शिलान्यास होगा। इस परियोजना से हरियाणा में विकास को नए पंख लगेंगे। ये पलवल से शुरू होकर सोनीपत के हरसाना कला तक केएमपी वाले मार्ग के साथ होकर के निकलेगी। सोनीपत जिले में बने 590 करोड़ रुपए की लागत वाले रेल कोच नवीनीकरण कारखाने का उद्घाटन होगा। इसके अलावा 315.4 करोड़ रुपए की लागत से रोहतक में निर्मित देश के पहले सबसे बड़े एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का लोकार्पण होगा। 106 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित हरियाणा पुलिस आवास परिसर भौंसी का उद्घाटन होगा। वहीं 8 साल पूरे होने पर सीएम मनोहर लाल ने अपनी सरकार की उपलब्धियां कल एक प्रेस वार्ता के माध्यम से बताई थी। रैली में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और गृह मंत्री अनिल विज, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, प्रदेश प्रभारी विप्लव देव भी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा सूरजकुंड में 2 दिवसीय गृह मंत्रियों का चिंतन शिविर भी है। मुख्य रूप से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम ये चिंतन शिविर ही था, लेकिन हरियाणा में बीजेपी सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं तो इसी उपलक्ष्य में जन उत्थान रैली का कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है, जिसमें अमित शाह प्रदेश को कई बड़ी सौगातें देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ राजेंद्र दहिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, क्या कुछ जानकारी फिलहाल, क्योंकि 11 बजे का वक्त था, यानी कि अब रैली जो है वो शुरू होनी है, क्या कुछ ताजा जानकारी, क्या कुछ ताजा अपडेट वहां पर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि तमाम जो क्षेत्र के लोग हैं वो यहाँ पहुंचना शुरू हो गए हैं। और बात करें सौगातों की तो बड़ी सौगात यहाँ पर मिलने वाली है। हमारे साथ यहाँ पर तमाम जो विधायक और वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के वो यहाँ पर मौजूद है। और खासतौर से एक जो सबसे बड़ी सौगात है जिनकी विधानसभा में मिलेगी, वो दोनों विधायक भी हमारे साथ है। मंगला जी, क्या मानते हैं आप, विधायक आपके क्षेत्र को बड़ी सौगात मिल रही है? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की फरीदाबाद के अंदर
हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित भाई शाह की जो आज ये रैली होने जा रही है और बहुत बड़ी सौगात हमें यहाँ देने जा रहे हैं। वैसे तो लगभग 6600 करोड़ से ज्यादा की सौगात है। पलवल के अंदर पलवल से लेकर के सोनीपत तक जो एक रेल कॉरिडोर बनने जा रहा है जिसपे 5613 करोड़ की लागत आएगी। ये एक बहुत बड़ी सौगात हमारे प्रदेश के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे पलवल के लिए है और इससे निश्चित तौर पर हमारी रेल की कनेक्टिविटी पलवल क्षेत्र की सारे प्रदेश और देश के अंदर रहेगी। जिस तरीके से केजीपी, केएमपी, दिल्ली बड़ौदा रोड के माध्यम से सड़क कनेक्टिविटी हमारे पलवल क्षेत्र से बढ़ी है और हम बात करें हवाई कनेक्टिविटी की तो जेवर एयरपोर्ट के माध्यम से जो हमारी हवाई कनेक्टिविटी बढ़ी है और आज एक बहुत बड़ी सौगात हमें रेल कनेक्टिविटी के रूप में मिली है जिससे निश्चित तौर पर अगर हम रेल मार्ग, हवाई मार्ग, सड़क मार्ग की अगर माने तो पलवल देश में कनेक्टिविटी के मामले में अव्वल होगा। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का और हमारे केंद्र सरकार में मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी का और हमारे आज जो हमारे आदरणीय अमित भाई शाह हमारे रेल मंत्री इन बड़ी योजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन करने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर जो ये 8 साल हरियाणा के अंदर जो सरकार को हुए हैं मनोहर लाल जी के विकास कार्य यहाँ आज करा रहे हैं और बहुत उत्साह, बहुत जोश इस जन उत्थान रैली को लेकर के है। तो कहीं ना कहीं काफी उत्साह और जोश जन उत्थान रैली को लेकर के पिरसला के विधायक है नयनपाल रावत, इनके क्षेत्र को भी बड़ी एक सौगात मिलने जा रही है। विधायक साहब क्या मानते हैं, किस नजरिए इस देश के? निश्चित तौर पर माननीय मोदी जी की सरकार के, माननीय मोदी जी की सरकार के एक दूरगामी सोच को लेकर के चल रही है और उसी को लेकर के लगभग 5000 करोड़ रुपए का जो रेल कॉरिडोर बनाया जा रहा है वो पिरसा से होकर के निकलेगा, पिरसा और पलवल के बीच से। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लाभ हमारे किसानों को, हमारे अन्य जो व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, उनको बहुत बड़ा लाभ एक मिलने वाला है। और केवल हरियाणा को नहीं, पूरे देश को जिस प्रकार से मोदी जी लेकर के चल रहे हैं, पूरे प्रदेश को माननीय मनोहर जी लेकर के चल रहे हैं, कभी ये पहली सरकारों के सोचने में भी नहीं आता था कि जिस प्रकार की कनेक्टिविटी, कभी हाईवे, कभी ईस्टर्न रेलवे लगा लो या और कोई भी लगा लो, बहुत सारी सौगातें जिस प्रदेश और देश के लोगों को मिली हैं। तो निश्चित तौर पर आज लगभग 6500 करोड़ की परियोजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण माननीय अमित शाह जी के द्वारा किया जाएगा। तो उसके लिए हम अपने क्षेत्र की जनता की तरफ से माननीय मोदी जी का, माननीय अमित शाह जी का, माननीय मनोहर लाल जी का और अपने केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और निश्चित तौर पर ये जाहिर हो चुका है कि इस देश को, इस प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी, माननीय मनोहर लाल जी और माननीय मोदी जी आगे लेकर जा रहे हैं, ये दुनिया ने देख लिया है। तो कहीं ना कहीं मोदी और मनोहर इस देश को आगे लेकर जा रहे हैं। विधायक राजेश नागर हैं तिगाम विधानसभा क्षेत्र के, इनसे भी जान लेते हैं। विधायक साहब क्या मानते हैं, कितनी बड़ी सौगात फरीदाबाद को मिल रही है? बहुत गर्व की बात है। हमारे आज फरीदाबाद में हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और हमारे केंद्रीय रेल मंत्री आ रहे हैं और एक बहुत बड़ी सौगात 6.5 करोड़ के 6,500 करोड़ के करीब की जो हमें मिल रही है। एक रेलवे कॉरिडोर जो पलवल, पिरसला और फरीदाबाद को सोनीपत से जोड़ेगा। पहले भी हमारे केएमपी और बॉम्बे बड़ौदा आपके क्षेत्र को भी क्या कोई फायदा पहुंचने वाला है? बॉम्बे बड़ौदा एक्सप्रेस हाईवे बिल्कुल हमारे तिगांव विधानसभा के में होता हुआ और फिर सीधा दिल्ली से एक एलिवेटेड रोड जेवर एयरपोर्ट के लिए बनेगी, एक जंक्शन बनेगा जिससे हम जेवर एयरपोर्ट पे 10 से 15 मिनट में पहुंच सकेंगे। और एक कनेक्टिविटी की, एक सिटी की, एक टाउन की, एक कंट्री की, एक डेवलपमेंट की एक वो होती है, सीडी होती है। और कनेक्टिविटी के ऊपर ही हमारी सरकार, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार ध्यान दे रही है। इसके लिए हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का, हम अपने गृह मंत्री जी का, रेल मंत्री जी का, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो कहीं ना कहीं धन्यवाद कर रहे हैं तमाम विधायक। जोशी जी हमारे साथ वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, इनसे जान लेते हैं क्या रहेगा 2 दिन का कार्यक्रम है, कितनी बड़ी सौगात के रूप में आप देख रहे हैं इस कार्यक्रम में? सौगात तो विधायकों ने बताई दी। मैं इतना कहूंगा कि हमारी यशस्वी गृह मंत्री जिन्होंने ये कानून लाए, 370 लाए, अखंड भारत के निर्माण की जो बढ़ रहे हैं, उनको मैं यहाँ से बधाई भी देता हूँ, उनका हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और ये फरीदाबाद के लिए उनका आना ही सबसे बड़ी सौगात है। इसके साथ ही हमारे अश्विनी वैष्णव जी जो हमारे रेलवे मंत्री हैं, वो भी यहाँ आ रहे हैं। बहुत लंबा कॉरिडोर, जैसे दीपक मंगला पलवल के विधायक ने बताया, राजेश जी ने बताया, नयनपाल जी ने बताया, 66 करोड़ की सौगात मिल रही है हमारे को।
और इससे बहुत सुगम हो जाएगा। सूरज कुंड में भी कार्यक्रम है, उसको लेकर क्या कुछ रहेगा? सूरज कुंड में चिंतन बैठक है, इसमें पूरे देश के प्रत्येक स्टेट के गृह मंत्री यहाँ आ रहे हैं, उसके लिए चिंतन बैठक के लिए, जिससे कि आंतरिक तौर पर पूरा भारत सुरक्षित रहे। और सबसे खुशी की बात ये भी है कि गृह मंत्रालय 12 मुख्यमंत्री के पास है, इसमें योगी जी एक है, वो भी यहाँ आ रहे हैं। ये फरीदाबाद के लिए, और मैं तो कहूँगा सूरज कुंड में एक पवित्र स्थान भी है और सूरज कुंड ऐतिहासिक स्थान भी है, और हरियाणा के अंदर फरीदाबाद के अंदर उसका आना एक बहुत गौरव की बात है। लेकिन साफ तौर पर कहे जोशी जी, कांग्रेस लगातार हमलावर रहती है, कहते कोई विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। देखो, वो तो विपक्ष के, उनका कहना बढ़ता है, उनके उसमें कोई विकास कार्य हुआ नहीं। आप आज के दिन देख रहे हो कि प्रत्येक जिले से, खाली फरीदाबाद की नहीं, फरीदाबाद में भी 4 हाईवे से जुड़ गया फरीदाबाद में। हिंदुस्तान का प्रत्येक जिला की मेडिकल की ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की बात हो, वो भी प्रत्येक जिले में खोलने की वो ये। इससे पहले 3 मेडिकल कॉलेज खुले थे, एक खुले थे, अब हर एक जिले में खुलने जा रहे हैं। महिला कॉलेज हर जिले में खुल रहा है। हमारे मुख्यमंत्री ने महिला थाना जिले में खुला है। और मैं कहता हूं कि मनोहर जी और मोदी जी के रहते हुए इतना हरियाणा का विकास हुआ है, इतना कभी पहले कभी हुआ नहीं था, होना भी निश्चित नहीं। कितना बड़ा कार्यक्रम समझ रहे हैं? क्योंकि आंतरिक सुरक्षा की अगर बात करते हैं, आंतरिक सुरक्षा की बात की जा रही है। ऐसा है, वैसे तो इतिहास रहा है देश का कि हिंदुस्तान के अंदर के भीतरी घात लोगों ने खत्म किया। अगर यहाँ भीतरी घात न हो, इसलिए आंतरिक सुरक्षा अपनों से, अपने जो आतंकवादी आते हैं बाहर से, उनको अंदर की भी सुरक्षा। हमारा देश, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हित में सोचती है, अपने हित में सोचती है। इससे पहले कांग्रेस का था, मैं हूँ, राष्ट्र हित नहीं है, इससे पहले राष्ट्र के हिसाब से सोचते हैं। और आज के दिन पूरा देश अमृत महोत्सव मना रहा है 75 साल का, और इसमें पूरे शहीदों को याद किया जा रहा है। ये भारत की परंपरा रही है पहले से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा को जोया है। अब मैं समझ रहा हूँ कि हर एक नागरिक भारत का, हरियाणा में तो शहीदों की आप समझिए क्या कि अगर आप अहिरवाल में जाए तो प्रत्येक गाँव में 2-2 स्टैचू लगे, कि वो कारगिल के शहीद हो या पहले के शहीद हो। 1857 से लेकर अब तक हरियाणा का इतिहास रहा है कि बहुत शहीदों ने काम किए हैं, लेकिन तो कईयों को बुला दिया गया था, उसको भी याद किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ राष्ट्र भावना जागी होगी तो। बिल्कुल राजेंद्र, आप बने रहिएगा हमारे साथ और तमाम जानकारी और भी आपसे लेंगे, लेकिन इसी बीच हमारे साथ राजकुमार सिंह जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजकुमार सिंह जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। जी धन्यवाद। जी राजकुमार सिंह जी, किस तरीके से देख रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फरीदाबाद के दौरे पर हैं, मनोहर सरकार के 8 साल भी पूरे हुए हैं, चिंतन शिविर का भी आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, और इसी मौके पर कई सौगात भी हरियाणा को मिलने वाली हैं, तो किस तरीके से देख रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण ये दौरा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का? देखिए जी, 8 साल पूरा होना उस हरियाणा में जहां भाजपा बहुत मजबूत पहले कभी नहीं हुई, 2014 से पहले की बात करें, हमेशा किसी न किसी दल के साथ मिलकर राजनीति करती रही, वहां अपने बल पर सरकार बनाना और 8 साल का कार्यकाल, 2 साल अभी बाकी कार्यकाल, 2 कार्यकाल लगातार मिलना बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो 8 साल की जो उपलब्धियां हैं, 8 साल में सरकार ने जो कुछ काम किया है, उसको एक उत्सव के तौर पर मनाना, जनता तक अपनी उपलब्धियां पहुंचाना और बाकी बचे 2 साल का रोड मैप भी जनता को बताना, ये वो मौका है हरियाणा की सरकार के लिए। उस अवसर को हरियाणा की सरकार हर तरह से एक उत्सव के तौर पर मनाना चाहती है। उसी संदर्भ में एक रैली का आयोजन है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री आएंगे, और केंद्रीय गृह मंत्री आएंगे तो जाहिर सी बात है, जैसा आपकी रिपोर्ट में बताया गया, बड़ी सौगातें 6600 करोड़ से ज्यादा की सौगातें आज हरियाणा को मिलेंगी। उसमें सबसे बड़ी चीज जो आपने बताई, हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर। जी देखिए, कोई देश का सवाल हो, प्रदेश का सवाल हो, आधारभूत ढांचे का विकास जब होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास जब होता है, तो विकास की दीर्घकालीन नींव रखी जाती है। केएमपी बनने के बाद हम देख रहे हैं हरियाणा की तस्वीर किस तरह से बदली है कनेक्टिविटी के मामले में। बिल्कुल, अभी उस केएमपी के इर्द गिर्द टाउनशिप बननी है। जब ये ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर बनेगा तो आप मान लीजिए कि हरियाणा के विकास को पंख लगेंगे, और हरियाणा जो पहले से विदेशी निवेशकों की पहली पसंद है, वो शायद और ज्यादा आकर्षण का केंद्र बन पाएगा। जी। दूसरी बात,
हरियाणा की सरकार की 8 साल की जो उपलब्धियां हैं उसमें किस तरह से आधारभूत ढांचे में परिवर्तन आया है, किस तरह से व्यवस्था बदली है और किस तरह से आम आदमी का जीवन स्तर ऊंचा उठाने की कोशिशें हुई है, उसकी बातें विस्तार से हो चुकी हैं 2 दिन में। कल मुख्यमंत्री ने अपना रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया, आज भी उस बारे में बात होगी। देखना ये दिलचस्प होगा कि बाकी बचे 2 साल में के लिए रोड मैप क्या सरकार पेश करती है। ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि मुख्यमंत्री जो व्यवस्था परिवर्तन की योजनाएं हैं, आम आदमी के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की जो योजनाएं हैं, उनको लेकर के बहुत ज्यादा प्रतिबद्ध है और निजी तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर उनकी निगरानी करते हैं। तो वो रोड मैप क्या होगा वो देखने वाली बात। बिल्कुल, वो भी देखना होगा। लेकिन राजकुमार जी, ये कार्यक्रम ऐसे समय पर हो रहा है जब प्रदेश में चुनाव भी है, चाहे पंचायत चुनाव की बात करें या फिर आदमपुर उपचुनाव की बात करें। तो ये रैली उस स्थिति से अगर देखें, उस दृष्टिकोण से अगर देखें, चुनाव की दृष्टिकोण से, क्योंकि राजनीति में कुछ भी यूं ही तो नहीं हो जाता, एक चीज के, एक काम के कई मायने निकलते हैं। तो राजनीति के दृष्टिकोण से, इन चुनावों के दृष्टिकोण से कितनी महत्वपूर्ण ये रैली मानी जा रही है? क्या यहाँ से कोई संदेश आदमपुर उपचुनाव के लिए भी जाएगा और क्या पंचायत चुनाव के लिए भी यहाँ से कोई संदेश देने की कोशिश होगी? आपने बिल्कुल सही कहा, राजनीति में कुछ भी अनायास नहीं होता है और जब ये आयोजन का अवसर है 8 साल पूरे होने पर, तो भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप से उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। जैसा कि आपकी रिपोर्ट में भी कहा था, मैंने मेंशन भी किया कि जो बड़ी सौगातें मिल रही हैं वो कहीं न कहीं उसका राजनीतिक लाभ आदमपुर उपचुनाव हो, आने वाले पंचायत चुनाव हो, निगम के चुनाव हो, उन सब में भाजपा को मिलेगा ही स्वाभाविक रूप से। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, जो मैं रोड मैप की बात कर रहा था, रोड मैप एक सरकार की विकास परियोजनाओं का होगा और दूसरा रोड मैप अगले चुनाव के लिए, जो लोकसभा के भी होंगे और विधानसभा के भी होंगे, बिल्कुल उनके लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी होगा, संगठन के तौर पर भी रोड मैप होगा। आज से आप मान सकते हैं कि अगले चुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुट जाएगी। जी, इसके अलावा लेकिन क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर चिंतन शिविर के लिए फरीदाबाद को चुना गया है राजकुमार जी, उस हिसाब से कितना महत्वपूर्ण और कितना ज़्यादा सुरक्षित ये शहर है और क्या कुछ संदेश यहाँ पर, क्योंकि तमाम जो देश के गृह मंत्री हैं, क्योंकि ज़्यादातर राज्यों में मुख्यमंत्री ही गृह मंत्रालय को संभालते हैं, तो वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो ऐसे में क्या कुछ संदेश पूरे देश भर में देने की कोशिश, क्या 2024 से पहले ये भी बताने की कोशिश है कि हरियाणा से सुरक्षित, फरीदाबाद से सुरक्षित कोई जगह नहीं है देश में? मुझे लगता है मैं दोनों चीजों को मिलाकर नहीं देखना चाहिए जी। राज्यों के गृह मंत्रियों की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, सम्मेलन हो रहा है, और अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री के तौर पे जिस में आज भाग लेने फरीदाबाद आए हैं, वो एक अलग मुद्दा है। वो देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, कानून व्यवस्था में सुधार के लिए क्या क्या करने की जरूरत है उससे जुड़ा मुद्दा है। हाँ, एक बात मैं जरूर उल्लेख कर दूं, आपने कहा कि ज्यादातर राज्यों में मुख्यमंत्रियों के पास गृह मंत्रालय होता है, लेकिन हरियाणा इस मामले में भी अपवाद है। जी, हरियाणा जैसा उदाहरण शायद ही कोई दूसरा मिले जहां मुख्यमंत्री ने गृह मंत्रालय अपने पास रखने के बजाय अनिल विज को दिया हुआ है। जी, आमतौर पर मुख्यमंत्री मोह नहीं छोड़ पाते गृह मंत्रालय अपने पास रखने का। इससे पहले कार्यकाल में भी मुख्यमंत्री के पास ही था। जी, आमतौर पर मुख्यमंत्री वो नहीं छोड़ पाते क्योंकि कानून व्यवस्था का मुद्दा बड़ा संवेदनशील होता है और उसको आमतौर पर मुख्यमंत्री अपने पास रखना चाहते थे। लेकिन मनोहर लाल जी की इस मामले में प्रशंसा करनी पड़ेगी कि उन्होंने इस मोह से भी अपने आप को ऊपर रखा और एक अलग वरिष्ठ मंत्री को मंत्रालय दिया है। तो इस जो कॉन्फ्रेंस की आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है इसमें कानून व्यवस्था में आमूलचूल सुधार की जरूरत है। जिस तरह की चुनौतियां हम देख रहे हैं, चाहे वो आंतरिक चुनौतियां हों, चाहे जो दूसरी चुनौतियां हैं, चाहे वो नशे के सौदागरों की चुनौतियां हैं, खनन माफिया की चुनौतियां हैं, या दूसरी तरह के जो माफिया कानून व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बनते हैं, उनसे कैसे निपटा जाए उस पर चर्चा होगी। आंतरिक सुरक्षा को कैसे मजबूत किया जाए उस पर चर्चा होगी। बिल्कुल, एक सबसे बड़ी चुनौती आधारभूत ढांचे में सुधार की क्या जरूरत है जी, उस पर भी चर्चा होगी। बिल्कुल राजकुमार जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ और भी आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन राजेंद्र दहिया भी हमारे साथ बने हुए हैं। राजेंद्र, क्या कुछ फिलहाल ताजा अपडेट मिल पा रहा है, क्योंकि 11 बजे का समय है और कुछ ही देर में वहां पर गृह मंत्री अमित शाह जो है वो पहुंचने वाले हैं। अभी तक कौन कौन वहां पहुंच चुका है? देखिए, तमाम जो विधायक है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और जो केंद्रीय मंत्री वो पहुंचने वाले हैं। मुख्यमंत्री अब से कुछ ही देर में यहाँ पर रैली स्थल पर पहुंच जाएंगे। इसके अलावा बात करते हैं तो हमारे साथ यहाँ पर महिला आयोग की चेयरमैन है राज्य की रेणु भाटिया, वो भी हैं, वो पहुंची हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं किस नजरिए से आप इस रैली को देख रहे हैं, कितने महत्व रखती है। एक सक्सेसफुल विजन, एक सक्सेसफुल रैली, राज्य के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण रैली।
क्योंकि आज देखिए, एक तो भाई दूज है, दूसरा अमित शाह भाई हमारे यहाँ आ रहे हैं, तो सौगातों की झड़ी लगा रहे हैं वो। आपने पेपर्स में पढ़ा, आप लोग खुद भी बता रहे हैं कि कितने करोड़ों की सौगात, चाहे वो रेल लाइन को लेकर हो, चाहे अन्य चीजें हो, महिलाओं की सुविधाओं को लेकर हो, वो एक झड़ी। महिलाओं की सुविधाओं की बात करें, महिलाओं के लिए क्या कुछ सुविधाएं हैं? मुख्य रूप से जितनी भी महिलाओं को सरकार ने सुविधाएं चाहिए वो सारी वो देकर जा रहे हैं। और मुख्य रूप से जितना भी महिलाएं चाहती हैं कि एक महिला को कहीं जहाँ पर भी एक स्थान होना चाहिए, वो स्थान उनको देकर जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अन्य प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का, देश के मिशन जिन्होंने ये सब महिलाओं के लिए सोचा। बिल्कुल, तमाम विधायक वहां पर पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री भी कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। लेकिन हमारे साथ लगातार राजकुमार सिंह जी बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजकुमार सिंह जी, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि चुनौतियां कई हैं देश में आंतरिक सुरक्षा के मद्देनजर, जो मुख्य कार्यक्रम तो केंद्रीय गृह मंत्री का यही था कि चिंतन शिविर यहाँ पर होना है, लेकिन इसी में संयोग से 8 साल मनोहर सरकार के पूरे हुए तो रैली का आयोजन भी यहाँ पर कर लिया गया। लेकिन अगर बात चिंतन शिविर की जाए तो और क्या कुछ बड़ी चुनौतियां हैं? क्योंकि नशा तस्करी की जो समस्या है उसको लेकर के ऐसा लग रहा है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह बड़े सख्त मूड में दिखाई दे रहे हैं। चाहे गुजरात दौरे की बात करें, चाहे अब जहां पर जो 8 बिंदुओं पर चर्चा होनी है उसमें भी नशा तस्करी के बिंदु पर चर्चा होनी है। कितनी बड़ी चुनौती, कितनी बड़ी समस्या ये भारत के सामने है? देखिए यतीन जी, नशे की चुनौती सिर्फ कानून व्यवस्था की दृष्टि से नहीं, समाज और देश की दृष्टि से भी बहुत बड़ी है जी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये पूरी एक पीढ़ी को या आने वाली पीढ़ियों को तबाह करती है। एक चुनौती कानून व्यवस्था की है, दूसरी चुनौती अपनी युवा पीढ़ी को बचाने की है जी। और ये खतरा इतना बड़ा इसलिए है कि ये आंतरिक नहीं है, इसके तार बाहर से जुड़े होते हैं। ये हमेशा आपके स्मगल होके आता है, तो आपको सीमा पे भी शक्ति की जरूरत है और देश के अंदर भी। देश के अंदर की भी अगर बात करें तो ये राज्यों के बीच एक समन्वय की जरूरत इसलिए है कि नशे के सौदागर, उनका जो नेटवर्क काम करता है वो किसी एक स्टेट में नहीं करता, एक क्षेत्र में नहीं करता, वो इंटर स्टेट लेवल पे भी नेटवर्क होता है और इंटरनेशनल लेवल पे भी होता है। तो अगर राज्यों के बीच आपस में समन्वय नहीं होगा, तालमेल नहीं होगा, तो आप उसको सही तरीके से नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। निष्ठाभूत करना तो बहुत आगे की बात है जी। दूसरी बात, नशे के अलावा भी अगर आप देखें, बड़ी बड़ी खेप पकड़ी गई है, यानी कहीं ना कहीं वो लूप होल्स तो है हमारे सिस्टम में, जिसके चलते बाहर से आ भी जाता है और दूर दराज के इलाकों में अन्य राज्यों में पहुंच भी जाता है। तो उसको कैसे रोका जाए, इस पर राज्यों में तालमेल की जरूरत है, चिंतन मनन की जरूरत है। दूसरी बात, जिस तरह आपने नशे की बात कही, जो दूसरा माफिया भी है, आप चाहे गैंगस्टर्स का देख लें, खनन माफिया देख लें, या जो दूसरे भी माफिया है, दिक्कत ये आ रही है कि आज जो आम अपराध करने वाले अपराधी भी हैं, जिसको आप एक्सटॉर्शन कह सकते हैं, मर्डर कह सकते हैं, डकैती कह सकते हैं, वो भी इंटर स्टेट लेवल पर ऑपरेट करते हैं। खासकर सीमावर्ती जिलों में चुनौती बहुत भारी है। हरियाणा के सीमावर्ती जिलों में अपराध करने वाले अपराधी राजस्थान पलायन कर जाएंगे, पंजाब पलायन कर जाएंगे, उत्तर प्रदेश पलायन कर जाएंगे। तो जब तक राज्यों के बीच कोई समन्वय नहीं होगा, तालमेल नहीं होगा, नियमित स्तर पर उसकी निगरानी नहीं होगी जी, तो आज की तारीख में क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं, सारी चीजें आपको फिजिकली प्रेजेंट होकर नहीं करनी होती है, बहुत सारी चीजें पहले प्लान कर लेते हैं। तो आपको उसी लेवल पर क्रिमिनल्स को टारगेट करना पड़ेगा, ऑपरेट करना पड़ेगा और उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो आपको समय के साथ साथ जैसे अपराध करने वालों की रणनीति बदली है, मोडस ऑपरेंडी बदली है, वैसे ही पुलिस और प्रशासन की सोच भी बदलनी होगी, शैली भी बदलनी होगी। और आज जो आधुनिक हथियार है, जो आधुनिक प्रौद्योगिकी है, उससे भी उनको लैस करना होगा पुलिस प्रशासनिक बलों को, ताकि वो उनसे उसी स्तर पर निपट पाए। मुझे लगता है कि आज जो कॉन्फ्रेंस हुई, 2 दिन की कॉन्फ्रेंस है ये, उसमें इन मुद्दों पर जरूर चिंतन मनन होगा और कोई एक ऐसी रणनीति बनेगी जो आने वाले वक्त में देश को, प्रदेश को, समाज को जो तरह तरह की चुनौतियां हैं आंतरिक स्तर पर, उनसे निपटने में एक सही दिशा दे पाए। बिल्कुल, क्योंकि देश की आंतरिक सुरक्षा में अगर देखा जाए तो महिलाओं की सुरक्षा का मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ दिखाई देता है और लगातार जिस तरीके से महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहा है उसको लेकर के चिंतित है सरकार। और वहीं अगर नशे की बात करें तो नशा भी हमारे समाज को खोखला कर रहा है पूरी तरह से।
युवाओं को खासतौर पर अपनी गिरफ्त में लेता हुआ जा रहा है। तो ये दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और इनके लिए क्या कुछ यहाँ पर सख्त दिशा निर्देश या फिर किस तरीके से इन दोनों मामलों में संतुलन जो है वो बनाया जा सकता है, खासतौर पर देश की अगर आंतरिक सुरक्षा की स्थिति के हिसाब से अगर देखा जाए तो? देखिए, दो ये अलग अलग मुद्दे हैं, हालांकि समान रूप से गंभीर मुद्दे हैं। महिलाओं की सुरक्षा का जहाँ तक प्रश्न है, सरकार की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन कहीं न कहीं इस मामले में समाज को भी संवेदनशील होने की जरूरत है, समाज को भी सजग होने की जरूरत है। हमें कहीं न कहीं अपने युवाओं को सही संस्कार देने की जरूरत है। सरकार अपनी जगह सख्ती करे, सुरक्षा सुनिश्चित करे, वो बहुत जरूरी है। ये संदेश जाना चाहिए कि महिलाओं के प्रति अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा किसी भी कीमत पर, और उनको समय से सख्त दंड दिया जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं हमें अपनी पीढ़ी को, अपने बच्चों को, युवाओं को ये संस्कार देने की भी जरूरत है कि हमारी सांस्कृतिक विरासत क्या रही है, हमारी परंपराएं क्या रही है, हमारे संस्कार क्या रहे हैं। हमारे संस्कार महिलाओं की सुरक्षा सिखाते हैं, उनको असुरक्षित बनाना नहीं सिखाते। बिल्कुल। हमारी परंपरा ये यंत्र नारेश पूजनते दमनते तत्व देवता। तो जिस देश में कभी नारियों की पूजा होती रही है, उस देश में अगर ये नौबत आ जाए कि महिलाओं को या बच्चों को घर से बाहर निकलने से पहले 4 बार अपनी सुरक्षा की सोचना पड़े, तो कहीं न कहीं समाज के तौर पर भी हमें आत्मविश्लेषण, आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। दूसरा मैसेज की आपने बात कही, पंजाब में हमने देखा कि पंजाब जो कभी देश का अग्रणी राज्य होता था हर क्षेत्र में, चाहे कृषि की बात कर लें, चाहे खेलों की बात कर लें या उद्यमशीलता की बात कर लें, पिछले 20 साल से लगभग नशे की गिरफ्त में है। बिल्कुल, हरियाणा में भी नशा बढ़ रहा है, लेकिन हरियाणा सरकार सख्ती से ये बताने की जरूरत नहीं है कि वो नशा जो आ रहा है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से आ रहा है। बिल्कुल, और पाकिस्तान ने जो हमारे प्रति छद्म आतंकवाद का खेल शुरू कर रखा है। चलिए बिल्कुल राजकुमार जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से आज हरियाणा के दौरे पर पहुंच रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, हरियाणा में मनोहर सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं और इसी उपलक्ष्य में एक रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस रैली के माध्यम से करोड़ों रुपए की सौगात भी हरियाणा के लोगों को आज मिलने वाली है। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अब बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ।